हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। इस सेशन में बच्चों हम बात करेंगे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर के बारे में। देखेंगे कि हमने जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया है और इसमें रियल एग्जीक्यूटिव का काम जो है वह कौन करेगा। आखिर इस देश में प्रधानमंत्री इतना पावरफुल क्यों है। बाकी देशों की हम तुलना करेंगे कि भाई फ्रांस में भी पीएम है, भारत में भी पीएम है, फिर भी इनकी शक्तियों और कार्यों में अंतर है। ये अंतर क्यों है। एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, विश्व स्तर पर इतने अलग अलग तरह से पद हैं, उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं, क्या है इसका कारण। बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री जो है उनकी नियुक्ति, पदावधि, शपथ, क्या उनके कार्य हैं, क्या उनकी शक्तियां, मतलब सारी व्यवस्थाओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बात आप सभी को बता दें, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि यूपीएससी 2024 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका 14 फेब को, है ना। तो आप इस बार 1000 से ज्यादा की वैकेंसीज हैं। कोशिश करो कि ये जो आपका समय एकदम प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड होकर दो। प्रीलिम्स के लिए हम कुछ मैराथन सीरीज, कुछ इस तरह के जो भी हमारे चाहे पीवाईक्यू सेशंस हो, हम इस तरह के सेशंस लेकर आएंगे जो आपको प्रीलिम्स में काफी हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको एक मैराथन सेशन भी मिलने वाला है लगभग 15-20 घंटे के आसपास। इसमें कंप्लीट पॉलिटी होगी उड़ान की, उसको आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां से आपका जो रिवीजन है आसान हो जाएगा। ये टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लीजिए, मंजू पीडब्ल्यू यूपीएससी वाला, और आप या तो स्कैन कर सकते हैं क्लास का पीडीएफ और सारी चीजें मिल जाएंगी। हम केंद्र सरकार को पढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार में हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज की जो हमारी चर्चा है बच्चों, ये किन के बारे में है। ये प्रधानमंत्री के बारे में है, देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में है। ठीक है, हमें यह समझना है बेसिकली इस चैप्टर में कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी। यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन भी पूछा। शपथ, पदावधि, वेतन क्या होगी, कार्य व शक्तियां क्या होंगी, भूमिका का वर्णन, और राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध होगा। हमने देखो बच्चों, जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने अपनाया, हमने जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, संसदीय व्यवस्था, हमने जाना था कि इस संसदीय व्यवस्था में दो प्रमुख होते हैं। संसदीय व्यवस्था में क्या होंगे, दो प्रमुख होंगे, और इन दो प्रमुखों में कौन शामिल होगा। दो प्रमुख होते हैं, एक जिसे कि हम कह देते हैं नाम मात्र का प्रमुख, जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, जो कि हमारे प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। नाम मात्र का प्रमुख या औपचारिक प्रधान क्यों कह देते हैं इनको, क्योंकि इनके पास ये जो है वह वास्तविक शक्तियों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो वास्तविक शक्तियां हैं वह किसके पास हैं, जिसे कि हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास है, वास्तविक शक्तियां पीएम के पास हैं। पीएम मंत्री परिषद के का हेड होता है, उस तरह से वह उसका यूज करता है। तो अगर हम वास्तविक प्रमुख रियल एग्जीक्यूटिव की बात करें, ये कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। ये कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, है ना। तो यहां पर देखो कि प्रेसिडेंट जो है वह नाम मात्र के, या हम सेरेमोनियल हेड कह दें, औपचारिक प्रमुख होंगे। औपचारिक रूप से प्रमुख देश के अगर हम कहें तो जो प्रेसिडेंट हैं वह बेसिकली राज्य का प्रमुख होगा। यहां पर राज्य का मतलब हम देश के संवैधानिक प्रमुख से हैं। ठीक है, ये कौन होंगे, ये राज्य के प्रमुख होंगे, हेड ऑफ द स्टेट हम इनको कहेंगे, हेड ऑफ द स्टेट कहेंगे। और जब हम प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो ये कौन होंगे, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का प्रमुख। सरकार का प्रमुख। ठीक है, तो हमने क्या किया कि संसदीय व्यवस्था में हमारे पास दो तरह के जो प्रमुख है वह होते हैं, एक राष्ट्रपति और दूसरा प्रधानमंत्री। ठीक है, अब देखो, आओ मैं कुछ राष्ट्रपतियों से मिलवाती हूँ, माफ कीजिएगा, कुछ प्रधानमंत्रियों से आपको मिलवाती हूँ। वर्तमान में अगर हम कहें, आप पीएम इंडिया की साइट्स पर देखिएगा तो आपको सारे जो प्रधानमंत्री उनके बारे में, जो इसके पहले हमारे प्रधानमंत्री रहे, जो
उनके बारे में, फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर रहे उनके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। अगर हम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें, वर्तमान में जो हमारे पीएम है, तो देखो बच्चों, इन्होंने जो है आप देखेंगे 2019 में, है ना, 2019 में जो इनका सेकंड टर्म ऑफ ऑफिस है वह शुरू हुआ 2019 में। और अगर हम फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट 14 से लेके 19 तक था। फर्स्ट इनका जो टर्म था 14 से लेके 19 तक था, ये इनका फर्स्ट टर्म था। और सेकंड की बात करेंगे तो 19, है ना। अब 2024 में भी कयास लगाए जा रहे हैं, देखते हैं कौन पीएम बनता है नेक्स्ट 2024 लोकसभा के चुनाव। सो यहां पर देखो कि ये, अगर हम कहें कि ये बेसिकली एक लंबे समय तक गुजरात के सीएम रहे हैं, है ना। ये रहे हैं 2001 से लेके 14 तक गुजरात के सीएम रहे हैं लंबे समय तक, और ये 2001 से लेके 2014 तक यहाँ के सीएम रहे, लगभग 14 साल। और अब यहाँ पे देखो 14 से देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ठीक है। तो देखो, हमने देखा था कि प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं बेसिकली वो केवल संवैधानिक रूप से नहीं मिलती, उसका व्यक्तित्व क्या है उससे शक्तियां जो है वे मिलती हैं। नरेंद्र मोदी जी से जो सीखा जा सकता है वो ये है कि हाँ, लीडरशिप क्वालिटी। आप किसी पार्टी को छोड़ दें, है ना, चूंकि यूपीएससी एस्पिरेंट है, मैं भी आपको पढ़ा रही हूं कि परीक्षा में क्या आएगा, हमें बायस्ड होकर नहीं सोचना होता है, किसी पार्टी की तरफ से नहीं, बल्कि हम क्या है, अगर हमें लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप स्किल्स देखनी है तब आप प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखिए, ठीक है। तो यहां पर देखो, जैसे कि आप देखेंगे चाहे वर्ल्ड लेवल पर हो या फिर एक स्ट्रॉन्ग नेता की छवि जो हमें है वह दिखाई देती है, ठीक है। इसलिए लोग मोदी जी को आप देखेंगे कि बाकी प्रधानमंत्रियों की तुलना में अगर देखें तो काफी पसंद भी किया जाता है। अब देखो कि ना केवल मोदी जी बल्कि कई ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिन्हें हम पसंद करते हैं। अगर हम शुरुआत से देखें तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री रहे, फर्स्ट पीएम जो रहे श्री जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से लेके 1964 तक रहे। 64 में इनकी डेथ हो गई। आपको पता है जब इनकी डेथ हुई तब ये कहा जा रहा था विश्व स्तर पे कि अब क्या होगा भारत में, अब क्या भारत में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो अपनाई है वो रह पाएगी, वो सरवाइव कर पाएगी। सो नेहरू के बाद नेक्स्ट कौन होगा, है ना, आफ्टर नेहरू कौन होगा आखिर प्रधानमंत्री। इस व्यवस्था को कह सकते हैं कि इस प्रॉब्लम को हमने बड़े आसानी से सुलझा लिया और सेकंड बन गए श्री लाल बहादुर शास्त्री। अब आपने ताशकंद समझौता सुना होगा, ये रहे जून 1964 से 1966 तक, 1966 का ताशकंद समझौता, जहां इनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। कहा जाता है वैसे कि इनका शरीर नीला पड़ा हुआ था, पोस्टमार्टम वगैरह नहीं हुआ, इनको जहर दिया गया था वहां पे, इस तरह की। अब देखो कि नव भारत जो है वह नया स्वतंत्र देश है, नव स्वतंत्र देश है, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, और ऐसे में जल्दी जल्दी 2 प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हो जाना। फिर से जो है वह एक प्रश्न पैदा हो गया कि अब आफ्टर शास्त्री नेक्स्ट पीएम कौन होगा। तो कुछ समय तक तो हम देखेंगे कि जो गुलजारी लाल नंदा हैं ये रहे जैन 11 से लेके 1966 से लेके जैन 24 तक, है ना, मतलब ये कुछ दिन के ही लिए रहे। और इसके बाद जो हमारा सुलझाया गया कि आफ्टर शास्त्री इंदिरा गांधी, देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से इनके, आप देखेंगे कि आपने शायद क्लास 12th वाली अगर वो बुक में आपने पढ़ा होगा, उस चैप्टर्स को पढ़ा होगा, आपने जाना होगा कि इंदिरा गांधी ने किस तरीके के जो डिसीजंस है वह लिए। अगर इस संसदीय व्यवस्था में कोई सूर्य की तरह चमकता है ना तो वो देश का प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसके पास रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है। इसलिए जेनिंग्स कहते हैं कि वह सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते रहते हैं, संविधान का मुख्य आधार है। संविधान के सभी मार्ग कहां ले जाते हैं, प्रधानमंत्री की ओर ही जाते हैं। मतलब संविधान में बहुत ही शक्तिशाली जो पद है वह प्रधानमंत्री का है। वह किसका है, वह प्रधानमंत्री का है। साथ ही देखो, किसी ने कहा, सर विलियम वर्नर हकोट है, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा दी, कि बाकी जो टिमटिमा रहे हैं वो सब तारे हैं, बट चंद्रमा जो है प्रधानमंत्री, क्योंकि वो जो प्रधानमंत्री के पास जो पावर है जिससे वह चमक रहा है, जिससे आप देखेंगे कि देश में आप किसी का नाम जा रहे हो, आपको नहीं पता कि किस विभाग का, किस मंत्रालय का मंत्री कौन है, जब तक कि वह व्यक्तिगत रूप से कोई बहुत ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति ना रहा हो। आप किसको जान रहे हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री को जान रहे हैं, है ना। सो चाहे वह मनमोहन सिंह जी रहे हो या फिर वह नरसिम्हा राव या फिर नेहरू जी या फिर मोदी जी, आप इंदिरा गांधी, तो यहां पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी के द्वारा कई ऐसे डिसीजन लिए गए। 2 कार्यकाल बेसिकली इनके हैं। पहले कार्यकाल की बात करेंगे 1966 से लेके ये 77 रही, 10 साल रही, है ना, इंदिरा गांधी।
और दूसरा हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी 80 से 84 दूसरी बार बनी, 80 से 84 बीच में क्यों हार गई थी ये, इसके बाद क्या हो गया था 77 से इसके बीच में क्या हो गया था 80 के बीच में, आपातकाल याद करो कि इमरजेंसी इन्होंने लगाई हुई थी 75 में, और कहा गया था कि जब नेक्स्ट लोकसभा के चुनाव हुए तब ये कहा गया कि अब जो चुनाव है वो चुनाव नहीं है बल्कि क्या है, आपातकाल के लिए बेसिकली लोगों को पसंद आया या नहीं आया, जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं आया था, इसलिए ये हार गई थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी। इसके बाद हम देखेंगे कि इनके पहले कार्यकाल के बाद आ गए थे मोरारजी देसाई बन गए थे। अब देखना मोरारजी देसाई देखना कब से कब तक आए, इस बात को ध्यान रखना, 77 से 79 आए। ठीक है, 77 से मार्च से लेके जुलाई 79, लगभग ये 2 साल के आसपास रहे। 5 साल का बेसिकली सामान्य रूप से हम देखते हैं कि लोकसभा का है, लेकिन हम फिर भी एक बात को याद रखना है आपको कि अगर हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री का जो ऑफिस है, जो टर्म है, कार्यकाल है, क्या ये फिक्स होता है कि हम कह दें 5 ईयर है? सामान्यतः हम कह देते हैं, बट ऐसा नहीं है। पास जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, आगे समझेंगे क्यों, आखिर संविधान क्या कहता है, फिक्स नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखो चरण सिंह जी बने 79 से लेके 80, 79 से लेके 80। ठीक है, और ये देखो जुलाई से शुरू हुए थे लगभग 7 मंथ, उसके बाद ये जैन तक रहे, तो ये बेसिकली 6-7 महीने जो है वह, तो यहाँ पर देखो कितनी जल्दी जल्दी जो है वह बदल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा दौर था ना बच्चों, 77 से लेके बीच में 80 तक का दौर की अगर हम बात करें, ठीक है, ऐसा दौर था जब देश में बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से अस्थिरता थी और ऐसा लगता था कि जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है ना ये कोलैप्स कर गया है और ये जो राजनीतिक व्यवस्था है ये देश को नहीं संभाल सकती, इस पे प्रश्न चिन्ह लग चुका था। बार बार जल्दी जल्दी सरकारों का बदलना, और हमें ये समझ में आया था पहली बार कि शायद हमने जिस व्यवस्था को अपनाया है वो सही है भी या नहीं है। इसके बाद देखो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के बाद बनते हैं श्री राजीव गांधी, है ना, जो कि 1984 में बनते हैं, 1989 तक रहते हैं, 84 से 89 फिर राजीव गांधी आते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम बात करेंगे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, ये 1989 से 90 तक रहे। ठीक है, लगभग 1 साल का इनका कार्यकाल रहा। फिर इसके बाद श्री चंद्रशेखर आते हैं 90 से 91 के बीच में, लगभग 6-7 महीने रहे। फिर वीपी नरसिम्हा राव रहे 1991 से 1996। अगर प्रश्न आता है कि आर्थिक सुधारों के समय जो है वह देश में कौन प्रधानमंत्री था, जब आर्थिक सुधार हो रहे थे, आर्थिक सुधार मतलब हम कह सकते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस वक्त कौन था बच्चों, तो नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। 21 जून 1991 से लेके 1996 में 1996 तक ये रहे। ठीक है, अब इसके बाद देखो हम अटल बिहारी वाजपेयी की बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी की कविताएं जैसे आपको याद होगा ना, रार नहीं ठानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, वो वाली। तो यहाँ पर देखो आप इनकी बातों को सुनिएगा कि मतलब काफ़ी अच्छी भाषण या फिर काफ़ी अच्छी आपको इनके वक्तव्य मिल जाएंगे यूट्यूब शॉर्ट्स पर। सो अटल बिहारी वाजपेयी आप देखेंगे कि ये जो है वह 2 कार्यकाल में रहे। पहली बार रहे मई 1996 से लेके जून 99। आप देखो इनकी सरकार कब से बनी, 16 मई की बात है ये, 16 मई, 15 दिन ये निकाल लो और ये जून, 1 जून। तो पहली बार इनकी जो सरकार है वह कितनी बन रही है बच्चों, केवल 14-15 दिन की सरकार। ठीक है, उसके बाद देखो दूसरी बार क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जब दूसरी बार आते हैं तब फिर 1998 में आते हैं, तब जाके फिर भी ये 2004 तक रहते हैं। ठीक है, तो ये इनका दूसरा कार्यकाल था। अब देखेंगे हम कि इनके पहले कार्यकाल के बाद एच.डी. देवगौड़ा आ जाते हैं, फिर उसके बाद इंद्र कुमार गुजराल आ जाते हैं। ठीक है, और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी आए और उसके बाद जो है फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए और 2014 के बाद से फिर तो अब आप देखेंगे कि अब कौन है, अब मोदी जी हैं, है ना, अब मोदी जी हैं जो कि गुजरात के सीएम 1 से 14 तक रहे। 14 के बाद से पहला कार्यकाल 19 तक था, 19 के बाद से दूसरा कार्यकाल। अब देखते हैं 24 में कौन आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये आपने सारे प्रधानमंत्रियों की बात कर ली, हमने जाना कि हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। अब इस संसदीय व्यवस्था में बेसिकली देखो कि हमने जिस व्यवस्था और जिन चीजों को अपनाया, ठीक है, इसमें अगर हमने देखा कि जो प्रधानमंत्री है बेसिकली वह सूर्य के समान है या देश का प्रमुख है, या संसदीय व्यवस्था की हम बात करेंगे, इसे कभी कभी प्रधानमंत्री की सरकार वाली व्यवस्था भी कहा जाता है या प्रधानमंत्री व्यवस्था भी कह दिया जाता है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। ठीक है, सरकार में प्रधानमंत्री का। तो अब सबसे पहली बात तो ये हो गई कि आखिर इनकी जो नियुक्ति है वह कैसे की जाएगी। ठीक है, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें
प्रधानमंत्री की नियुक्ति, ये बात यूपीएससी ने पूछी है, क्या हम आप करते हैं नियुक्त या फिर अपने आप नियुक्त हो जाते हैं? आखिर इनकी नियुक्ति जो है वह की कैसे जाएगी, है ना, नियुक्ति कैसे होगी? तो पहली बात तो याद रखना, यहां पे आपको एक आर्टिकल याद रखना है, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ये क्या कहता है? आर्टिकल 75 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेंगे। ध्यान रखना, वो इफ बट बाद में है कि किस व्यक्ति को करेंगे, वो कुछ चीजें लगी हुई हैं, ठीक है, वो कुछ शर्तें हैं। आर्टिकल 75 हमें इतनी जानकारी देता है बच्चों कि जो राष्ट्रपति हैं, देश के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति पीएम को, अब पीएम लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं, राष्ट्रपति पीएम को क्या करेंगे? नियुक्त करेंगे। हाँ, इसमें कुछ शर्त है कि आप नियुक्त तो कर रहे हो, पर आप कैसे और कैसे नियुक्त करोगे? किसी भी व्यक्ति को कर दोगे तो नहीं, आप पीएम नियुक्त करोगे उसे जो कि बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो, लोकसभा में बहुमत दल का नेता हो। उसे ही ये जो पीएम है वह नियुक्त करेंगे। तो ऐसा नहीं है किसी को भी पीएम नियुक्त कर दिया, पीएम नियुक्त करने के लिए भी एक शर्त जो है वह पीछे पीछे चली जाती है, ठीक है। अब देखो, अगर अच्छा एक कंडीशन हो सकती है, हम एक कंडीशन की बात करते हैं, वो कंडीशन ये है कि हो सकता है किसी को बहुमत ना मिला, देन नेक्स्ट फिर क्या होगा? तो यहां पर भी देखो एक व्यवस्था जो है वह बताई गई है, कहा कि अगर एक व्यवस्था है बच्चों, एक शर्त है, मान लो एक कंडीशन है कि अगर किसी भी दल को, यहां तो कहा कि बहुमत दल को पीएम बनाओगे, बहुमत दल का नेता पीएम होगा, बट किसी भी दल को, राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्तियों को हम पढ़ चुके हैं, उससे जुड़ता है ये पॉइंट, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला, नेक्स्ट क्या होगा? आप किसको नियुक्त करेंगे प्रधानमंत्री? बहुमत नहीं मिला, तब ऐसे में ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है। ये क्या है? अब यहां पर राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है कि वह किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को किया गया था। तो ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है कि वह किसे जो है वह सरकार बनाने के लिए और बहुमत को सिद्ध करने के लिए आगे आने की जो बात है वह कहते हैं। तो बेसिकली कहा जाता है, आपको पता है कि पहली बार राष्ट्रपति के ये जो विवेकाधिकार है ना, जानते हो इसका प्रयोग कब हुआ? इसका पहली बार जो प्रयोग है वह होता है 1979 में। 1979 में इसका पहली बार प्रयोग हुआ। नीलम संजीव रेड्डी की अगर हम बात करें, ठीक है, नीलम संजीव रेड्डी, तो नीलम संजीव रेड्डी जो है ये बेसिकली कौन थे? ये प्रेसिडेंट थे, ये प्रेसिडेंट थे इस वक्त, है ना। अब क्या हुआ कि नीलम संजीव रेड्डी पहले भी किसी पद पर रहे क्या? बताओ जरा, मुख्य मुख्य नाम जरूर याद रखने हैं हमेशा आपको। तो इन्होंने क्या किया कि मोरारजी देसाई वाली जनता पार्टी सरकार के पतन के बाद, मोरारजी देसाई वाली जो जनता पार्टी की सरकार थी वह जल्दी गिर गई, उसके बाद इन्होंने चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो चरण सिंह थे, चरण सिंह को पीएम नियुक्त किया और इन्हें बेसिकली सरकार बनाने का जो न्योता है वह दिया। ये पहला ऐसा उदाहरण है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चौधरी चरण सिंह है, ठीक है, इनको बेसिकली जो न्योता है वह बेसिकली इन्होंने दिया हुआ था। तो ये क्या होगा? ये राष्ट्रपति का विवेकाधिकार कहलाएगा, है ना, राष्ट्रपति का विवेकाधिकार कहलाएगा। और ये विवेकाधिकार उन्हें कब मिल जाता है? ये विवेकाधिकार मिल जाता है जब किसी भी दल को जो बहुमत है वह ना मिले, किसी पार्टी को बहुमत ना मिले, तब ऐसे में ये होता है। और जनता, जब मोरारजी देसाई वाली जो सरकार है जब ये गिर गई थी, ठीक है, तब उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जाके मोरारजी देसाई की सरकार जब गिरी, ठीक है, ये देखो 1979 की बात है, इसके बाद एक ऐसा मौका आया और इसमें इस वक्त राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी। और इनके द्वारा जो है बेसिकली वह क्या किया गया, इनके द्वारा आगे जो चरण सिंह थे इनको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। तो ये राष्ट्रपति का क्या था? विवेकाधिकार था। और ये विवेकाधिकार ऐसा नहीं है कि संविधान में लिखा हुआ, ये इन्हें राजनीतिक परिस्थिति से पैदा होता है कि अगर राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है। अच्छा देखो, एक स्थिति हम देखते हैं कि मान लो अगर पीएम की जो है वह मृत्यु हो जाती है, जैसे कि 1984 की हम बात करें, 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी,
ठीक है, उनके जो बॉडीगार्ड थे जो कि सिख कम्युनिटी से आते थे, ऑपरेशन ब्लू स्टार इन्होंने चलाया हुआ था। ठीक है, और उसमें क्या था कि जो स्वर्ण मंदिर है, जो 6 सेंटीमेंट से वह आहत हो गए थे। 6 सेंटीमेंट स्वर्ण मंदिर को क्षति पहुंची थी इनके ब्लू स्टार ऑपरेशन से। और ऐसे में क्या हुआ, जब इनकी हत्या हो गई तब फिर एक ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब इसमें फिर राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह जो है वह किसको प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो ऐसे में इस वक्त जो है वह ज्ञानी जेल सिंह थे। ज्ञानी जेल सिंह ने क्या किया कि इनकी मृत्यु के बाद राजीव गांधी को बेसिकली प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। तो यहां हमने देखा बच्चों कि अगर देखो कि किसी दल को अगर बहुमत नहीं मिला है ना, किसी दल को बहुमत नहीं मिला, ठीक है, ऐसे में राष्ट्रपति के पास विशेष अधिकार है। बट यहां पर हमने देखा कि जैसे कि 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई, तो अब ये कौन डिसाइड करेगा, अब फिर ये कैसे डिसाइड होगा। इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, अब ऐसे में ये डिसाइड करना कि नेक्स्ट पीएम कौन होगा, नेक्स्ट पीएम कौन होगा, ये डिसाइड करने का जो राइट है ये किसका है, ये राष्ट्रपति का है। तो इस वक्त राष्ट्रपति थे ज्ञानी जेल सिंह जी। उन्होंने कहा कि ठीक है, अब नेक्स्ट प्रधानमंत्री जो है वह उनके बेटे राजीव गांधी होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अब 1980, अच्छा एक बात और सुनो कि अब एक जो प्रश्न आता है ना कि बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनेगा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन सकता है जिसको कि बहुमत ना प्राप्त हो। ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, आओ हम उस डिसीजन को पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो बच्चों कि जो दिल्ली हाई कोर्ट की हम बात करें, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा जब कोई इस तरह के मामले चलते हैं तो भाई जैसे कि अब किसान आंदोलन चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट हो, उच्चतम न्यायालय अपनी टिप्पणी और ये सारी चीजें देता रहता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह कहा कि एक व्यक्ति पीएम नियुक्त होने से पूर्व लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करे, या फिर राष्ट्रपति पहले पीएम नियुक्त करे और उसके बाद उन्हें यह कहे, पीएम को नियुक्त करने के बाद यह कहे कि अब जो है वह बाद में बहुमत सिद्ध कर दो। तो 1980 में 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था। पीएम को क्या नियुक्त करने के पूर्व बहुमत सिद्ध करोगे या बाद में, इस बात पे कहा था है ना कि पीएम को नियुक्त करने के पूर्व बहुमत सिद्ध करने का, नियुक्त करने के पूर्व बहुमत सिद्ध करने का, सिद्ध करने को कहा जाए, है ना। क्या वह लोकसभा में पीएम को नियुक्त करने के पूर्व बहुमत सिद्ध करने को कहा जाए या फिर पहले। तो उन्होंने दूसरी कंडीशन चुनी, उन्होंने कहा कि इसमें क्या किया जाए कि पहले राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त कर दें, पहले राष्ट्रपति क्या करें, पीएम को नियुक्त करें और नियुक्त के बाद बहुमत सिद्ध करने के लिए कहा जाए। नियुक्ति के बाद ये कहा जाए कि आप जो बहुमत है वह सिद्ध करो, ये सिद्ध करो कि बहुमत जो है वह आपको देखना चाहती है। ठीक है, और ये मौका जो है वह दिया गया, जानते हो किसको, ऐसा ये मौका जो है वह श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया गया। ठीक है, ये मौका किसको दिया गया, ये 1980 के बाद की बात है कि इसमें यह कहा गया कि अब जो है वह क्या किया जाए कि पहले इनको पीएम नियुक्त कर दिया जाए और उसके बाद इन्हें बहुमत सिद्ध करने को कहा जाए। तो ये संबंधित होगा कि ऐसा राष्ट्रपति पहले नियुक्त करेंगे, बाद में बहुमत सिद्ध करेंगे, और इसके एग्जाम्पल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। ठीक है, 2 कार्यकाल थे इनके, याद रखना। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा नियुक्ति के संबंध में। अब देखो एक बात, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चलो हम भी कुछ डिफाइन कर देते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इसमें बेसिकली कुछ चीजों को डिफाइन किया गया। ठीक है, तो अब जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अच्छा ये बताओ कि जैसे कि मान लो
अभी तक तो ये चल रहा है कि हम इस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे, इसको नियुक्त करेंगे। ये तो बताओ कि अगर ऐसा हुआ कि वो व्यक्ति पर्टिकुलर मान लो सदन का सदस्य है ही नहीं, अगर वह किसी सदन का सदस्य ना हो तो क्या? इसमें किस स्थिति को की समीक्षा की गई कि अगर पीएम नियुक्त होने वाला किसी सदन का सदस्य ना हो, किसी सदन का सदस्य ना हो, तब क्या होगा? क्या इनको पीएम बनाया जा सकता है? क्या पीएम अब इनको बनाया जा सकता है? इसका आंसर ये है कि ये बेसिकली 6 माह के लिए, 6 मंथ के लिए। इसका आंसर क्या है? इसका जवाब ये था कि वो 6 माह तक प्रधानमंत्री रह सकते हैं, 6 मंथ तक, 6 माह तक पीएम रहें। पर इस 6 माह के बाद किसी सदन को ज्वाइन करना होगा। अब यहाँ पे ये नहीं कहा कि लोकसभा ही ज्वाइन करनी है, राज्यसभा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो प्रधानमंत्री है वह दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं, दोनों सदन के सदस्य बन सकते हैं, बशर्ते बस मेजोरिटी जो है वह चाह रही हो, जिस पार्टी को बहुमत आया है ना। वो जैसे कि अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात करेंगे, जो हम देखेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर बेस्ट इकोनॉमिस्ट के रूप में भी जाने जाते हैं, आर्थिक सुधारों में उनका बड़ा योगदान था देश के, है ना। तो यहाँ पर देखो बच्चों कि 6 माह तक वह पीएम रहे और ऐसा व्यक्ति जो कि सदन का सदस्य ना हो, लेकिन फिर 6 माह के बाद किसी भी सदन का सदस्य बन जाए, किसी भी सदन का सदस्य, किसी भी सदन का सदस्य बन जाए। ठीक है, अब देखो किसी भी सदन का सदस्य, अब इसमें एक एग्जाम्पल हम लेते हैं ब्रिटेन का। आप जानते हो ब्रिटेन में कैसी स्थिति है पीएम के बारे में, कि ब्रिटेन में क्या है कि जो पीएम है वही व्यक्ति बनेगा जो कि जो निचला सदन है, निम्न सदन है, जैसे कि हमारे यहाँ लोकसभा है, केवल उसी का सदस्य जो है वही पीएम बन सकता है। और इसे पीएम पद बनने के लिए हाउस ऑफ कॉमन, जो कि ब्रिटेन का निम्न सदन है, हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य होना चाहिए। हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य वही पीएम बन सकता है, ऐसा ब्रिटेन में है। पर भारत में ऐसा नहीं है, याद रखना, भारत में किसी भी सदन का जो सदस्य है वो पीएम बन सकता है। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कुछ शर्तों की बात थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि बहुमत सिद्ध वह कब करे, तो पहले राष्ट्रपति नियुक्त कर दे और जब वह नियुक्त हो जाए उसके बाद बहुमत सिद्ध कर दे, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी। और यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर मान लीजिए वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो, देन क्या वो पीएम बन सकता है? तो इसके आंसर में आया कि 6 माह तक कोई दिक्कत नहीं है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, बट इन 6 माह के बाद वह किसी भी सदन को ज्वाइन कर ले, डजंट मैटर लोकसभा राज्यसभा, बस सदन का सदस्य हो, बस सदन का सदस्य हो, ऐसी बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, अब यहां पर अच्छा एक बात की, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी जो सदस्य है वह हो सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे अगर इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, मनमोहन सिंह की बात करें, ये कौन थे? ये राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ये राज्यसभा के सदस्य थे। लेकिन जब हम ब्रिटेन के पीएम की बात करेंगे तो वो हमेशा केवल और केवल निम्न सदन का जो सदस्य है वही होना चाहिए। ठीक है, अब देखो एक बात और याद रखो कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में एक प्रश्न उठा था। जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, है ना, एवं लाल बहादुर शास्त्री, इनके निधन पर नेतृत्व पर जो प्रश्न है वह उठा था। और यहाँ पे राष्ट्रपति ने उस वक्त में अस्थायी व्यवस्था की थी कि अगर जो पीएम है उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो जो वरिष्ठतम मंत्री है, मतलब उस वक्त ऐसे होंगे जो कि सीनियर मोस्ट एक तरह से मिनिस्टर होंगे, उनको पीएम जो है वह बनाया जाएगा। और जब तक कि पार्टी अपना एक औपचारिक नेता नहीं चुन लेती तब तक ये व्यवस्था जो है वह रहेगी। तो जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री, उनके निधन के बाद ये जो व्यवस्था है
दोनों के निधन के बाद वह हुई थी। और इसमें अस्थायी रूप से हम देखा था कि उस वक्त श्री गुलजारी लाल नंदा की जो बात का है, ये एक तरह से इनको कुछ समय के लिए पीएम बनाए गए, कार्यवाहक की तरह कि चलो ठीक है, इनको चुन लिया गया। देन उसके बाद जो हुआ वह क्या हुआ कि नेहरू के बाद शास्त्री के बाद इंदिरा जी, ठीक है, नेहरू के बाद इंदिरा जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों ही बार जब जब बीच में हुआ, चाहे नेहरू जी के बाद थोड़ा सा गैप आया, देखो ये 27 मई की बात है 1964, और ये चुने गए तब 9 जून 1964। तो इसके बीच में जो है वह कौन रहा इतने समय के लिए, कोई तो रहा होगा। इस वक्त भी कुछ समय के लिए जो गुलजारी लाल नंदा जी है, यही क्या थे, वरिष्ठतम नेता थे। इनको दोनों बार ही कार्यवाहक बेसिकली उस कार्यकाल के लिए चुन लिया गया था, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, और नेक्स्ट हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की शपथ, पदावधि और वेतन जो है वह आखिर क्या है। शपथ, पदावधि और वेतन, ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ, पदावधि और वेतन। शपथ, पदावधि मतलब कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, पदावधि व वेतन, ठीक है। इन तीनों बातों की चर्चा करते हैं। शपथ कौन दिलाएगा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ओथ कौन दिलाएगा, तो जो पीएम है वह पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं, पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। और ये शपथ उन्हें कौन दिलाएंगे, तो जो देश के राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति ही नियुक्त कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही क्या कर रहे हैं, राष्ट्रपति ही इनको बेसिकली जो शपथ है वह दिलाते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि संविधान के प्रति वह सच्ची श्रद्धा रखेंगे, भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखेंगे और श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने पद के दायित्वों का निर्वहन करेंगे। साथ ही भय, पक्षपात, अनुराग, द्वेष, इन सभी के बिना संविधान और विधि के अनुसार ही वह न्याय करेंगे। तो ये जो शपथ है, ये 4 जो पॉइंट्स है, ठीक है। तो अच्छा देखो यहां पर ये बात ये कही गई, अच्छा इसमें गोपनीयता की शपथ लेते हैं, इसका मतलब क्या है, गोपनीयता की शपथ लेते हैं, इसमें यह कहा गया कि अगर कोई ऐसा विचार है जो मेरे समक्ष लाया जा रहा है, पर जब तक कि ये लग रहा है कि वो बताना जरूरी नहीं है, तब तक उसको नहीं बताया जाएगा, है ना। तो प्रधानमंत्री गोपनीयता की शपथ इस बात पर लेते हैं कि जो विषय मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक जब तक कि ऐसे मंत्री के रूप में कर्तव्यों के संवहन निर्वहन के लिए अपेक्षित नहीं है, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करूंगा। ऐसा विचार जो उनके समक्ष लाया जा रहा है वो तब तक प्रकट नहीं करेंगे जब तक कि उनके कार्य निर्वहन के लिए उनका जो कर्तव्य है वो उस बात के लिए नहीं कहता। तो वो गोपनीयता की जो शपथ है यह होती है, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई शपथ की कि वह 4 पॉइंट्स कौन कौन से बोलते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना कि क्या ये जो पद और गोपनीयता वाला मामला है, क्या ये जो शपथ है ये केंद्रीय मंत्री भी होते हैं, तो हाँ केंद्रीय मंत्रियों के लिए भी ये जो शपथ है वह होती है, ठीक है। चलिए आगे देखो, अब हम इनके ऑफिस टर्म की बात करते हैं, पदावधि की बात करते हैं। तो इनका जो कार्यकाल है आखिर वह क्या है, तो याद रखना बच्चों इनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। आपको लग सकती है ये बात खराब लग सकती है कि बताओ कार्यकाल निश्चित नहीं है प्रधानमंत्री का। हाँ भाई, जब शर्त लगी हुई है कि जब तक एक शर्त लगी हुई है ना कि जब तक बहुमत दल का नेता, जिस दिन बहुमत दल का नेता ने, जिस दिन उस दल को बहुमत नहीं है लोकसभा में, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार गिर गई, प्रधानमंत्री चले गए। तो यहां पर क्या है, कई ऐसी परिस्थितियां हुई। तो देखो कार्यकाल में सीधी बात कि निश्चित नहीं है। अब एक बात और थोड़ी सी अजीब लग जाएगी, मैं आपसे कह दूं राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। आपको लगेगा ये क्या है, राज्यपाल होते हैं, प्रधानमंत्री तो भाई रियल पावर एग्जीक्यूटिव है, कैसे होगा। तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। अब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ये नहीं कि भाई जब चाहे तब उठा दिया अपने पद से, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे वह हटा सकते हैं, वो तभी हटा सकते हैं जब पर्टिकुलर जो पीएम है उनको बहुमत ना हो, है ना। तो देखो प्रसाद पर्यंत वो जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेंगे, लेकिन जब तक बहुमत रहता है तब तक रहेंगे। पीएम को जब तक बहुमत रहता है, जब तक बहुमत रहता है तब तक अपने पद पर रहेंगे।
बहुमत का रहना बहुत जरूरी है। अगर बहुमत नहीं है तो उनका कार्यकाल उसी दिन जो है वह समाप्त हो गया। ठीक है, बहुमत नहीं है तो उनका जो कार्यकाल है वह, अब जैसे कि देखो कि मान लो लोकसभा में अपना विश्वास मत उन्होंने खो दिया, तब क्या होगा, त्यागपत्र दे दिया। अगर पीएम के पास विश्वास मत नहीं है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार गिरी थी, तो अगर विश्वास मत नहीं है तो क्या होगा कि त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो क्या होगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री का त्यागपत्र मतलब मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र, क्योंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है पीएम। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब पीएम शपथ लेते हैं। पीएम अपने पद की गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ओथ लेते हैं, उसके बाद ही वो जो है वह अस्तित्व में आती है मंत्रिपरिषद। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि अगर देखो लोकसभा में जब तक बहुमत रहता है तब तक अपने पद पर रहते, तब तक राष्ट्रपति बर्खास्त नहीं कर सकते। राष्ट्रपति बर्खास्त कब कर सकते हैं, जब वह अपने विश्वास मत खो चुका हो, तब बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम वेतन भत्तों की बात करें तो ये कौन करेगा, ये संसद तय करेगी। ये संसद जो है वह तय करेगा। संसद तय करेगी कि क्या वेतन भत्ता, क्या विशेष अधिकार, क्या सुविधाएं, क्या सारी चीजें जो है वह राष्ट्रपति को दी जाए। इन सारी चीजों की जो चर्चा है वो बेसिकली है। ठीक है, जैसे कि हम देखेंगे कि 2001 के आसपास में व्यय भत्तों की बात करें तो उसे बढ़ाकर, पहले काफी कम था, आपको सुन के खराब लगेगा कि 1500 था, फिर 3000 कर दिया है ना। ये केवल कुछ व्यय की बात की गई, ये केवल कुछ व्यय की बात की गई कि क्या क्या जो है बेसिकली उनको दिया जाएगा। इसके अलावा उनकी चाहे वेतन भत्ते हो, चाहे सारी चीजें हो, वो सब कौन तैयार करेगा, तो कौन निर्धारित करेगा, तो समय समय पर संसद के द्वारा ऐसे कार्यों को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के कार्यवाह शक्तियों की बात करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री के कार्यवाह शक्तियां, कार्यवाह शक्तियां, कार्यवाह शक्तियां हम कुछ संदर्भ में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें 4-5 पॉइंट होंगे। जैसे कि सबसे फर्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रपति के कार्यवाह शक्तियों में कि मंत्रिपरिषद के संबंध में आखिर इनको क्या क्या शक्तियां हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। दूसरा हम इसमें देखेंगे संसद के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। संसद के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं, है ना। राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या शक्तियां हैं। फिर हम बात करेंगे कुछ अन्य शक्तियां, कुछ और भी ऐसे पावर हैं, कुछ अन्य शक्तियों की बात करेंगे। सबसे पहले मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर हम आर्टिकल 74 की बात करें या 75 की बात करें, क्या लिखा हुआ है। 75 में तो जैसे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ये लिखा हुआ है ना। और जब हम बात करेंगे, आप आर्टिकल 74 को पढ़ेंगे तो 74 में क्या होता है कि मंत्रिपरिषद होता है राष्ट्रपति के सहयोग व सलाह के लिए, और मंत्रिपरिषद को जो मुखिया है वह पीएम होंगे। तो आर्टिकल 74 क्या कह रहा है, आर्टिकल 74 क्या कह रहा है कि जो मंत्रिपरिषद का जो हेड है, ठीक है, जो यहाँ पर मुखिया है वह कौन है, प्रधानमंत्री। अगर मुखिया डेफिनेटली अगर पीएम है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास हुई, पीएम के पास हुई। ठीक है, ये एक शक्ति हो गई। दूसरी बात हम इसमें देखेंगे कि बेसिकली मंत्रिपरिषद में आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और फिर बाकी मंत्रियों को बताएंगे प्रधानमंत्री की इसको मंत्री बना दो, बट उनको नियुक्त करने का काम राष्ट्रपति का है। तो यहां पर देखो मंत्रियों की सिफारिश करना, मंत्रियों के नाम, है ना, सिफारिश करना, ये इनका काम होगा। किसको कौन सा मंत्रालय आवंटन करना है, मंत्रालय आवंटन, ये कार्य इनका होगा। अगर किसी मंत्री को बर्खास्त करना है तो उसकी सिफारिश करना, बर्खास्त तो राष्ट्रपति करेंगे। मंत्री को बर्खास्त करना या त्यागपत्र दिलवाने का काम होगा इनका, या इसके अलावा ये राष्ट्रपति को कह सकते हैं मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने के लिए। राष्ट्रपति
को मंत्री परिषद को बर्खास्त कर दो, है ना, इसके लिए कह सकते हैं। मंत्री परिषद को एक मंत्री को हटाना हो या पूरी मंत्री परिषद को बर्खास्त करने की हो, बर्खास्त करने हेतु सिफारिश। तो ये सारे जो काम है वह किसके होंगे? ये सारे काम की मंत्रियों को नियुक्त करेंगे, मंत्रालय आवंटन करेंगे, ठीक है। राष्ट्रपति को बताएंगे कि भाई जो मंत्री परिषद है उसको बर्खास्त कर दो। अच्छा, इसके अलावा देखो कि अगर जैसे कि हम देखेंगे कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद से जो है वह त्यागपत्र देते थे तो मंत्री परिषद स्वतः विघटित हो जाएगी। मंत्री परिषद को विघटित करने के लिए बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि फिर कुछ और करना है, कुछ नहीं करना है, वो खत्म। जैसे ही प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया, मंत्री परिषद का काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो, चूंकि मंत्री परिषद का प्रमुख कौन होगा? मंत्री परिषद का जो प्रमुख है, हमने देखा कि यहां पर मंत्री परिषद का प्रमुख पीएम है। अगर प्रमुख यहां पर पीएम है तो जैसे ही पीएम ने त्यागपत्र दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया बच्चों, अगर इन्होंने त्यागपत्र दिया तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गई, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विघटित हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वह क्या हो गई? विघटित हो गई। या फिर अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री ने या तो त्यागपत्र दे दिया या फिर इनकी मृत्यु हो जाए या कुछ अन्य कारण हो, और तो ऐसे में मंत्री परिषद जो है वह स्वतः विघटित हो जाती है अपने आप, उसके लिए कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट हम चलेंगे राष्ट्रपति के संबंध में इनके क्या क्या शक्तियां व कार्य होंगे, ठीक है। राष्ट्रपति के संबंध में इनकी क्या शक्तियां व कार्य होंगे, इसके बारे में हम देखो। हमने देखा कि आर्टिकल 74 क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति की सलाह मशवरे के लिए मंत्री परिषद होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगी, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड है ये पीएम है। तो इस तरीके से हम ये कह दें कि कौन सा राष्ट्रपति जो है वह सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जाके बातें करेंगे, सारी सिफारिशें लेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, ये तो जो है वह पीएम इस काम को कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये इनका मेन भूमिका क्या होगी? पीएम की मेन भूमिका होगी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और राष्ट्रपति, इनके बीच में बेसिकली एक चेन की तरह काम करेंगे। ये जो बीच में इनको जोड़ने वाली चेन है वह कौन है? वह पीएम है, ठीक है। तो ये बेसिकली मुख्य संवाद की कड़ी हो गए। तो यहां पर देखो, अगर मंत्री परिषद के जो भी निश्चय है, मंत्री परिषद के जो भी विचार है ना, जो भी विचार है, विचार या निर्णय से राष्ट्रपति को सूचित करना, विचार या निर्णय बताना, ठीक है। किसको? पीएम बताएंगे राष्ट्रपति को। तो ये इनका मुख्य कार्य होगा राष्ट्रपति के संदर्भ में। राष्ट्रपति को अधिकार है ना, कि वह क्या करे? किसी भी जानकारी जो उनको लगता है कि यह उचित हो उनके लिए जानना, वो उसके लिए प्रधानमंत्री से डेफिनेटली मांग सकते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा देखो कि अगर मान लो मंत्री परिषद ने अगर विचार नहीं भी किया है पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी कोई मुद्दा उठ गया है, राष्ट्रपति उस बात को अगर जानना चाहे तब भी वह बताएंगे। यहाँ पे 3 बातें हैं। एक तो पीएम जो है वह राष्ट्रपति को बताएंगे, ये इनका कर्तव्य है। दूसरी बात है, देखो पीएम का ये कर्तव्य, इस बात को समझना, संवैधानिक कर्तव्य है, और राष्ट्रपति का जानकारी मांगना अधिकार है। राष्ट्रपति का जानकारी मांगना अधिकार है। अभी किसी बात पर डिसाइड ही नहीं हुआ, कैसे बता दे? अरे अगर जानना है तो वो भी बता दो, अगर जानना है तो वो भी बता दो, अगर उनकी अपेक्षा है तो वो भी बता दो। ये बात भी इसमें कही गई है, ठीक है। ये बात भी याद रखना, इसमें कही गई है। चलिए आगे देखो। अब जैसे कि राष्ट्रपति विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं, जैसे कि भारत का महान्यायवादी, इस लिस्ट को बना लो। राष्ट्रपति किन किन की नियुक्ति कर रहे हैं? जैसे कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर रहे हैं। तो इन संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देना, तो 2 शब्दों को याद रख लो, एक तो जानकारी और दूसरा परामर्श। परामर्श किस संदर्भ में? कि राष्ट्रपति अधिकारियों की नियुक्ति कर रहे हैं। अधिकारी वो कौन कौन होंगे? उन अधिकारियों को याद कर लो। क्वेश्चन समटाइम्स केवल ऐसे ही आ जाना है कि 3-4 जो पॉइंट्स है वह लिखे कि भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, क्या सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे? यस, डेफिनेटली करेंगे, लेकिन इन सभी की नियुक्ति में वो परामर्श किससे करेंगे? पीएम से करेंगे। तो यहाँ पे एक तो जानकारी की बात हो गई, और दूसरा शब्द जो है वह क्या है? परामर्श का, ठीक है। तो अगर पीएम जो है, राष्ट्रपति अगर किसी तरह का परामर्श मांगते हैं तो वो भी आपको देना होगा। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में इनके बेसिकली जो कार्य है वह हो गए, ठीक है। अब देखो हम संसद के संबंध में कहें तो राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाना हो या सत्रावसान भंग करना हो, सत्रावसान जो है वह करने के संबंध में, सत्र खत्म करना हो या सत्र को शुरू करना हो, उस संदर्भ में जो परामर्श है वो कौन देंगे? पीएम देंगे। तो संसद का सत्र शुरू करना
और खत्म करना, ठीक है, और सत्रावसान। ये जो परामर्श है बेसिकली वह कौन देंगे, वह पीएम देंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो कि लोकसभा को विघटित करने की बात करना, तो अगर जैसे कि लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश ये पीएम करेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी ने की थी, तभी तो उनको ऐसे ही थोड़ी ना आयरन लेडी कहा जाता। उनके जो डिसीजन है, बताओ, अपनी ही सरकार को भंग करने का ऐसा डिसीजन, तो लोकसभा विघटित करने की जो सिफारिश है ये भी पीएम जो है वह राष्ट्रपति से करेंगे, और सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करना। तो जो सरकार की नीतियां हैं, सरकारी नीतियों की घोषणा, ये काम पीएम का होगा। तो ये संसद के संबंध में इनके अधिकार हो गए। ये क्या हो गए, ये संसद के संदर्भ में इनके जो अधिकार हैं वह हो गए। अब कुछ हम अन्य शक्तियों की बात कर लें। अन्य शक्तियां जैसे कि वह नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। पहले योजना आयोग की हुआ करते थे, जब से अब योजना आयोग की जगह नीति आयोग आ गया, तो नीति आयोग के अध्यक्ष, चूंकि ये पदेन अध्यक्ष होंगे, ऐसा नहीं कि इनको चुना जाएगा, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे, मतलब जो भी पीएम होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। ये इनकी एक अनन्य शक्ति है। इसके अलावा हम देखेंगे कि विदेश नीति, जो भारत की विदेश नीति है उसको मूड देने के लिए जो प्रमुख रूप से जो एक फेस होता है वह पीएम होता है ना, वो इसके संबंध में मुख्य कार्य करेंगे। हालांकि सारे काम आप देखेंगे कि जो भी कार्य इस संबंध में किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि समझौता, चूंकि संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख है वह राष्ट्रपति है, और इसलिए राष्ट्रपति के नाम पर किए जा रहे हैं, पर मुख्य कर्ताधर्ता कौन है, प्रधानमंत्री है ना। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल लेवल पर अगर आज भारत की जो छवि है वो बहुत स्ट्रांग दिखती है, बिकॉज ऑफ मोदी जी बड़े स्ट्रांग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर क्या कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अगर हम देखेंगे कि बेसिकली अगर हमारी जो विदेश नीति है उसको अगर कोई मूर्त रूप देता है, उसको अगर कोई ठीक तरीके से चलाएगा, वो पीएम होंगे, ठीक है। अब इसके अलावा केंद्र सरकार का प्रमुख प्रवक्ता होगा। केंद्र सरकार का प्रमुख, केंद्र ये नहीं कर रहा, केंद्र वो नहीं कर रहा, अगर इस तरह के इल्जाम लगते हैं ना, वो प्रधानमंत्री पे लगते हैं कि केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता होगा। केंद्र की सरकार पूरे देश की सरकार है, अब इस सरकार का मुखिया तो प्रधानमंत्री है, तो केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता हुआ, नहीं हुआ। केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता जो है वह कौन है, पीएम है। इसके अलावा हम देखेंगे कि आपातकाल के दौरान जो आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन का जो प्रमुख है वह भी पीएम है, ठीक है। देश का नेता है, इसलिए विभिन्न वर्ग के लोगों से मिलता है, विभिन्न वर्ग के लोगों की समस्याओं को जानते हैं, उनसे ज्ञापन जो है वह प्राप्त होता है। सत्ताधारी दल का नेता होता है, जो सत्ताधारी दल है, अब सरकार का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख तो वही है ना जो पार्टी है उसका प्रमुख है। तो सत्ताधारी जो दल है, सत्ताधारी दल मतलब जो सत्ता में, जैसे कि आज बीजेपी है मान लीजिए, तो सत्ताधारी दल का नेता कौन है, मोदी जी, वही प्रधानमंत्री है बस। तो सत्ताधारी दल का नेता है, ये उनकी अन्य शक्तियां हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख होगा। सेनाओं का राजनीतिक, संवैधानिक प्रमुख की बात नहीं हो रही, राजनीतिक प्रमुख होगा। जैसे कि हमने राष्ट्रपति के बारे में बात की थी कि वे तीनों सेनाओं के कमांडर होंगे, है ना, तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होंगे। तो ये बेसिकली उनके बारे में कहा जाता है। लेकिन अगर ये आ जाए कि सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होगा, तो राजनीतिक प्रमुख पीएम होंगे, ठीक है, क्लियर है। तो देखो, याद रखो कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने यह कहा था कि हमारे संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की अगर अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह पीएम है, ना कि राष्ट्रपति। तो यहां पर यह मुख्य भूमिका देखते हुए डॉक्टर अम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि अब देखो, ये एक बात आपको याद रखना है कि आखिर जो भारत के पीएम का पद है ये किसके समकक्ष माना जाएगा। जैसे कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वह स्ट्रांग है, अमेरिका राष्ट्रपति के समकक्ष है, अमेरिका ना कि ब्रिटेन के, अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष है, या फिर इनके समान होगा इंडिया का पीएम, ठीक है। ये डॉक्टर अंबेडकर का कहना है इनकी प्रमुख भूमिका को देखते हुए। तो ये कुछ प्रमुख कार्य हो गए। जैसे कि हमने मंत्रिपरिषद की बात की, अब मंत्रिपरिषद का प्रमुख है आर्टिकल 74 याद रखना, ठीक है। राष्ट्रपति के संबंध में दो शब्द याद रखना, एक तो परामर्श, दूसरा जानकारी की बात की तो या तो पीएम का कर्तव्य है, राष्ट्रपति का अधिकार है, या फिर अगर कुछ डिसाइड फाइनल नहीं हुआ है फिर भी अगर आपका मत या इच्छा जानना चाहते हैं तब भी वो बताओ। फिर उसके बाद परामर्श अगर मांगे
प्रमुख अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए वो बताओ, संसद का सत्र शुरू करना हो, खत्म करना हो, लोकसभा को विघटित करना हो, सरकारी नीतियों की घोषणा करनी हो, संसद के संदर्भ में हो गया, अन्य शक्तियों में नीति आयोग, केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता, सरकार का प्रमुख है, सत्ताधारी दल का नेता है, लोगों की समस्याओं को जानता है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा कि हमारी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में एक मुख्य भूमिका जो है वह प्रधानमंत्री की है, और इसलिए इनको क्या कहा, अमेरिका के राष्ट्रपति के समकक्ष कहा। ठीक है, तो ये इनके कार्यवाह शक्तियां होंगी। क्लियर है? अब देखो राष्ट्रपति के साथ क्या संबंध है। अच्छा, राष्ट्रपति की भूमिका की बात करें तो भूमिका में क्या लिखोगे? भूमिका का मतलब क्या है कि अगर हम ये देखें कि अगर हम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ तुलना करें या अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ तुलना करें, तो आपको भारत के जो प्रधानमंत्री उनकी भूमिका आखिर कहाँ ज्यादा दिखाई देती है, किसके समकक्ष जो है वह ज्यादा दिखाई देती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जेनिंग्स कहते हैं कि वह सूर्य के समान है, या कोई कहता है कि तारों के बीच चंद्रमा की संज्ञा है, तो ये हमारे यहाँ भूमिका है। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री की भूमिका जैसे कि बहुत ज्यादा अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और उसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। ब्रिटेन की जो सरकार है उसे प्रधानमंत्री सरकार भी कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हम देखेंगे कि कैबिनेट सरकार प्रधानमंत्री सरकार में परिवर्तित हो गई है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। ठीक है, ऐसा क्या है, जैसे कि हम देखेंगे वहां पे RH क्रॉसमैन जो है वह कहते हैं कि युद्ध के बाद कैबिनेट सरकार, कैबिनेट जो संसदीय व्यवस्था है, जो कैबिनेट उसको कहा जा रहा है, कैबिनेट सरकार कहा जा रहा है संसदीय व्यवस्था को, और उसमें भी कुछ लोग कह दे रहे हैं कि ये तो प्रधानमंत्री की सरकार है ना, कुछ लोग ये कह देते हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि बेसिकली भूमिका जो है वह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देश को संभालने के लिए। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जो इम्पोर्टेंस है वह इसमें बताना है। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए कि तारों के बीच चंद्रमा है, तो ये सारी चीज़ें। अब हम देखेंगे आर्टिकल 74, 75 और 78। आर्टिकल 74, 75, 78 जो कि राष्ट्रपति के साथ जो संबंध है उसको बताते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ संबंध, राष्ट्रपति के साथ संबंध, जैसे कि आर्टिकल 74 क्या कहता है? 74 कहता है, चलिए ये बता ही देती हूँ कुछ पॉइंट्स। चल पहले 75 पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो हमने 75 में क्या देखा था? 75 की मेन बात जो आपको आर्टिकल 75 की याद रखना है कि जो राष्ट्रपति है वो नियुक्त कर रहे हैं PM को, दैट्स इट। राष्ट्रपति जो है वह PM को नियुक्त कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, बस इतना है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको ये शब्द याद रखना है, नियुक्त वर्ड, हम लोग नहीं चुन रहे हैं, संसद के सदस्य जो है वह नहीं चुन रहे, वे तो अपना नेता घोषित कर रहे हैं कि ये हमारा लीडर है, उसे PM नियुक्त किया जा रहा है। देखो अब आप सोचेंगे कि नहीं ऐसा ही होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? किसी ऐसे व्यक्ति को भी तो PM बनाया जा सकता है जो कि किसी सदन का सदस्य नहीं है, बस अब जो बहुमत वाली जो पार्टी थी उसने कहा कि ये हमारा नेता है, किसी सदन का सदस्य नहीं है, ठीक है 6 महीने में बन जाएगा, है ना, 6 महीने में बन जाएगा, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने कहा, अपना बहुमत सिद्ध कर देगा, ऐसे दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है। पहले नियुक्त कर दो, फिर बहुमत सिद्ध करवा लेना, फिर विश्वास मत जो है वह प्राप्त करा लेना, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। तो यहाँ पर क्या है कि आर्टिकल 75, देखो शब्दों पे जाना है इस बात पे, तो कि संविधान में जो शब्द लिखे गए हैं वो हमने आपने नहीं लिखे हैं कि हम उसको गए अरे मैंने ये नहीं कहा था, मेरा मतलब तो ये था। इसमें ये नहीं होगा बच्चों, इसमें नियुक्त लिखा है तो नियुक्त शब्द ही होगा। अगर प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह लोकसभा में जब तक उनको बहुमत प्राप्त है तब तक प्रधानमंत्री है, तो उनका कार्यकाल निश्चित नहीं है। आर्टिकल 75 केवल इतनी बात कह के छोड़ देता है कि राष्ट्रपति जो है वह नियुक्त करेंगे PM को, अब करवाते रहो आगे की शर्तें। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 74 की हम बात करेंगे। 75 तो आपने देख लिया, आर्टिकल 74 भी बता चुकी हूं मैं। आर्टिकल 74 क्या कह रहा है कि एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का जो प्रमुख है वह PM होगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो प्रमुख है वह PM होगा, और ये क्या करेंगे? राष्ट्रपति की सहायता के लिए होंगे, राष्ट्रपति की सलाह सहायता मशवरे के लिए होंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये हमने देख ली, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करेंगे, है ना। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है वह 3री अनुसूची में वर्णित कर्तव्यों के तहत पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। प्रधानमंत्री को वही वेतन दिया जाएगा जो एक संसद सदस्य को मिलता है। इसके अलावा व्यय वगैरह की जो जानकारी है वह अलग से दी हुई, संसद चाहे तो ऐसी व्यवस्थाएं कर सकती है। ठीक है, कोई व्यक्ति जो 6 माह की अवधि तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उस अवधि के समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा।
संसद द्वारा अधिनियम बनाकर वेतन भत्तों में बदलाव जो है वह किया जा सकता है। तो याद रखना कि चाहे मंत्री हो या पीएम हो, ऐसा व्यक्ति इस देश में बन सकता है प्रधानमंत्री या मंत्री जो कि किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, बशर्ते कि वह 6 माह के अंदर जो सदस्य है वह बन जाए। आगे समझ में इतनी बात है ना। चलो अब आगे चलते हैं। और कुछ कार्य व अधिकार, जैसे कि हमने देखा राजनीतिक दल का नेता है, बहुमत दल का नेता है, मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, मंत्रियों के बीच में कार्यों का बंटवारा करना, लगभग इसमें उसको पूरी ही स्वतंत्रता रहती है कि किससे क्या कार्य करवाना है, किसको मंत्रालय देना है, किसको कौन सा, इवन मिनिस्ट्री को अगर शफल करना हो, अगर उसको फिर से आवंटन, उसका पुनः आवंटन करना हो, मंत्रालय बदलना हो किसी का, वो सारे काम पीएम करेंगे। किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है, ठीक है, मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, नए मंत्रिपरिषद का गठन करने की, मतलब पूरी पावर उनके पास है। क्यों है? क्योंकि वो हेड है भाई, तो आप नोच पे बैठे हुए हैं, वो अपेक्स से एक तरीके से शीर्ष पर बैठे हुए हैं। वह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा, जो भी नीतियां बनेगी है ना, उन सभी को बेसिकली डिसाइड करना, पूरा जो दखल है उनका वह रहेगा, या फिर ये कहेंगे कि पूरी तरह से उनके निर्णय जो है वो इम्पोर्टेंट है। मंत्रिपरिषद का नेता है, सभी विभागों की जानकारी रखते हैं, कोई मतभेद है तो सुलझाने का अधिकार है। तो ये सारे जो काम है वह कौन करेगा, है ना। इसके अलावा राष्ट्र की नीतियों का निर्धारण, जैसे कि जब नेहरू जी थे उन्होंने कहा कि नहीं भाई हम तो विदेश नीति में गुटनिरपेक्षता को अपनाएंगे, ठीक है, किसी से जो है वह, तो हो सकता है कि जैसे कि अब आप आज जब हम नेहरू जी की बात करेंगे, आज हम मोदी जी की बात करें, मोदी जी जो है वह क्या कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि को बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाते हैं, ठीक है, दूसरे देशों के साथ जाके बहुत ज़्यादा संबंध, और आप देखेंगे कि अभी भी आप देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संबंध जो है वह काफ़ी मजबूत करते हैं, है ना। तो भारत की जो छवि है उसको दिखाना, भारत की जो एक सोच है वसुधैव कुटुंबकम वाली, जैसे G20 की थीम ही उसको बना दिया। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली चाहे आप मोदी सरकार की बात करें, नेहरू सरकार की बात करें, या फिर इंदिरा गांधी देखो, जहाँ लोग डरते थे कि ऐसा ना हो कि हम पाकिस्तान के निर्णय में हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साथ सहयोग जो है वह छिन जाए। ऐसे में 1971 में उन्होंने क्या किया कि जब बांग्लादेश जो कि पूर्वी पाकिस्तान था, जब पाकिस्तान से अलग होने, जो पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है, जब उससे अलग होने की ठानी, तब जाके इंदिरा गांधी सरकार ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि ठीक है हम हर तरह की सहायता आपको देंगे। 1971 की बात, ठीक है। तो इंदिरा गांधी की लोकप्रियता इससे बहुत बड़ी। तो एक प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व क्या है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, जैसे कि आप मनमोहन सिंह जी हैं, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं ये तो बोलते नहीं, आपने बहुत से मेम्स भी देखे होंगे, है ना, कि वो बोलते नहीं है, वो बहुत शांत रहते हैं। वहीं पे मोदी है तो ये कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि चाहे मोदी सरकार हो, चाहे नेहरू सरकार हो, चाहे इंदिरा सरकार हो, तो बेसिकली राष्ट्र की नीतियाँ जैसे चल रही हैं उसी की कहलाती हैं एक तरह से, कि नहीं वही, क्योंकि डिसीजन वही ले रहे हैं, है ना, मेन जिम्मेदार व्यक्ति वही है पूरे। हमने जैसे केंद्र का प्रमुख प्रवक्ता है, केंद्र सरकार राष्ट्र की सरकार है, केंद्र का प्रमुख वो है, सत्ताधारी दल का प्रमुख वो है। कहीं ना कहीं अगर डिसीजन उनके लिए जा रहे हैं तो उन्हीं की तो एक तरह से नीतियां हुई ना। तो चाहे नेहरू हो, चाहे मोदी हो, चाहे इंदिरा जी हो, ठीक है। अब देखो इसके अलावा हम देखें, हमने जाना कि राष्ट्रपति को सूचना देना, चाहे वह मांगे, चाहे वह उनका ऐसा मंतव्य हो, राष्ट्रपति का और प्रधानमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है। राष्ट्रपति परामर्श कर सकते हैं, जैसे कि हमने देखा किस किस के लिए, तो राज्यपाल, राजदूत, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, लोकपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, या फिर और भी ऐसे अधिकारी जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, तो वह परामर्श कर ले। अब देखो इस बात को ध्यान में देना कि इसमें क्या लिखा है, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री ही होता है। अब देखो इस बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, मैं एक क्वेश्चन बता देती हूं कि सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष ये होगा। आप बताओ जरा, सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष क्या पीएम होगा कि कैबिनेट सचिव होगा? सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नेता है, देश के शासन का व्यापक अधिकार होता है, आंतरिक बाह्य नीतियां वह निर्धारित करता है, ठीक है। संकट के समय तो प्रधानमंत्री का अधिकार और अधिक बढ़ जाता है, वह अपने हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के परामर्श करके वो जो नीतियां, जो अधिकार है वो उसका यूज करता है। लोकसभा को समय पूर्व विघटित करने की बात करता है, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आप इंदिरा जी का लिख लो, इंदिरा गांधी। चलिए ठीक है। अब देखो अगर हम ये कहें कि प्रधानमंत्री जो है उसके पास ये शक्तियां कब तक हैं, ये शक्तियां तब तक हैं जब तक, एक शब्द याद रखो, जब तक उसको बहुमत का विश्वास है। जब तक उसको बहुमत का विश्वास है तब तक उसके पास शक्तियां हैं।
अगर बहुमत का विश्वास नहीं है, अगर बहुमत का विश्वास नहीं है, अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो ऐसे में प्रधानमंत्री की सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री को हम देखेंगे कि वास्तविक शक्तियां जो है, रियल एग्जीक्यूटिव बेसिकली वही है। तो कहा जाता है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के बारे में ये बात कही जाती है, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के बारे में बात कही जाती है कि मंत्रिमंडल क्या है, जहाज है। तो मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है और प्रधानमंत्री उसका चालक है। ऐसे ही भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में भी ये कहा जाता है। तो बेसिकली निर्देशन करने वाला या जो राज्य रूपी जहाज है, राज्य रूपी जो जहाज है उसका बेसिकली चालक कौन है, उसका चालक प्रधानमंत्री है। ये इसकी मुख्य भूमिका है। ठीक है, अच्छा देखो एक बात और सुनो कि जैसे कि ऐसे कुछ मुख्यमंत्री जो कि प्रधानमंत्री बने, जैसे कि मोरारजी देसाई है, 6 लोग अब तक बने, मोरारजी देसाई है, चरण सिंह है, वीपी सिंह है, नरसिम्हा है, एचडी देवगौड़ा है, नरेंद्र मोदी, कि पहले ये मुख्यमंत्री रहे, जैसे कि हमने देखा 1 से लेकर 14 तक, है ना, ये मुख्यमंत्री रहे गुजरात के मोदी जी। तो यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसे सीएम जो कि पीएम बने, ऐसे 6। इसलिए हर एक सीएम ये सोचता है कि नहीं, उसका अगर बहुत ज़्यादा भौकाल है राजनीति में, वो कहीं ना कहीं खुद को पीएम के रूप में देखा। जैसे कि आप यूपी और बिहार की आप राजनीति देख लें तो कहीं ना कहीं क्या हर एक व्यक्ति खुद को पीएम पद के लिए दावेदार मानता है। बट ज्यादा आपको क्या लगता है कि पीएम पद का दावेदार कैसा व्यक्ति होना चाहिए, जो किसी राज्य का करे या फिर उसकी नीतियां ऐसी हो कि जो कि देश के लिए आगे जाके लाभकारी हो। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि जब देखते हैं कि भाई देश का नेता जो है वह एक पावरफुल और एक स्ट्रांग ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। जैसे कि मोदी जी की ये बात अच्छी लगी इस चीज में लेके कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर पाकिस्तान ने क्या किया कि शुरुआत की नीतियां हमारी ऐसी थी कि अगर पाकिस्तान ने कुछ किया, हम यूएन जा रहे हैं, हमें जाना तो पाकिस्तान चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को वो बात अच्छी लगती है कि ठीक है, हम अपना डिफेंस खुद करें, है ना, हम खुद लड़ें अगर किसी तरह का युद्ध है, ना कि दूसरे पर डिपेंड हो जाएं, ना कि दूसरे से शिकायत करें कि उसने हमें मार दिया, वो वाली कंडीशन। तो यहाँ पर आखिर देश की अगर हम नेता की बात करें, कहीं ना कहीं हम भी एक पावरफुल लीडर जो है वह चाहते हैं। ठीक है, हाँ हो सकता है कि भाई कुछ प्रोस कॉन्स हर जगह होते हैं कि कुछ नेगेटिव है, लोग कहें कि चलो लोकतंत्र नहीं है, वो बात भी सही है। हो सकता है लोगों को लगता हो कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की जो पकड़ है वह ढीली हो रही है, संस्थाओं में लोकतंत्र कम हो रहा है, मंत्रिमंडल में, मंत्रिपरिषद में आपस में लोकतंत्र नहीं है, उनकी अंदर से नहीं सुनी जाती, केवल एक नेता जो है वह। जैसे कि विश्व में आप देखेंगे, पूरे विश्व में जो लोकतंत्र सूचकांक निकाला जाता है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो भी विश्व के लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं अब वो जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी शिफ्ट हो रही है ऑटोक्रेसी की तरफ। ऑटोक्रेसी मींस किसी एक व्यक्ति की चलना, है ना। जैसे कि हम रूस की बात करें, जैसे कि हम, आपको क्या लगता है कि क्या किसी एक की चल रही है ना। तो इस तरीके से क्या है कि पीएम पद का क्या महत्व है, ये सारी भूमिका और आधुनिक समय में हमने थोड़ी सी जो चर्चा है वह हमने कर ली। ठीक है, चलिए, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ इसमें एग्जाम्पल्स वगैरह दिए किस समय की सरकार में क्या हुआ, सारे एग्जाम्पल्स हमने देख ही लिए। तो आर्टिकल 74 क्या है, 74 मंत्री पर, अब देखो 74, 75, 77, 70 और 88, ये 5 बातें आपको प्रधानमंत्री के संबंध में पढ़नी है। 74 आप समझ गए कि मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद का प्रमुख राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद का प्रमुख पीएम होंगे जो कि राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देंगे। 75 कहता है मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधानों की चर्चा करता है। 77 कहता है कि भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का जो संचालन है वह कौन करेगा, पीएम करेंगे, है ना। तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों के संचालन के लिए कौन जिम्मेदार है, आर्टिकल 77 में ये बात कही गई। 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं देना। अब देखो 78 ये कह रहा, मतलब एक आर्टिकल में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि जो सूचना दे रहे हैं वो उनका मन नहीं है, वो एक संवैधानिक कर्तव्य है, क्योंकि संविधान के एक आर्टिकल में लिखा है। तो इस बात को हो सकता है आपको लगे कि अरे जानकारी ही तो दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, मतलब हो सकता है कि केवल विवेकाधीन हो, विवेकाधीन नहीं है बच्चों, आर्टिकल में लिखा है, संविधान में लिखा है, तो एक संवैधानिक कर्तव्य है। ठीक है, 88 कहता है कि सदनों के आदरणीय मंत्रियों के क्या अधिकार होंगे। तो ये सारी कुछ बातें हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका प्रधानमंत्री। अब आगे, अच्छा, मंत्रिपरिषद की जब हम बात करेंगे तब हम एक बार फिर से जो प्रधानमंत्री की बात है वह करेंगे कि जैसे कि हम मंत्रिमंडल की बार बार, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा, मंत्रिपरिषद में कौन शामिल होगा, ये आगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में देखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या चर्चा किया, आज की क्लास में हमने जाना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति, शपथ, कार्यशक्तियां, भूमिका, राष्ट्रपति के साथ संबंध, और इसमें हमने कुछ आर्टिकल्स की बात की। पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने शुरू किया था कि रियल और औपचारिक प्रमुख होंगे। ठीक है, 2 प्रमुख होंगे बेसिकली, एक राष्ट्रपति एक पीएम। पीएम की हमने बात की, मोदी जी की हमने बात की, 2001 से 14 की बात करें, गुजरात के सीएम रहे, दूसरा कार्यकाल इनका यहाँ पर है। ठीक है,
आप देखो ये हमारे कुछ प्रमुख, हमने हमारे प्रधानमंत्रियों की बात की, प्रमुख क्या सारे प्रधानमंत्रियों की हमने यहाँ पर बात की। अपॉइंटमेंट में आर्टिकल 75 कहता है राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट की बात की, उच्चतम न्यायालय की बात की, शपथ अवधि की बात हुई, कार्यवाही शक्तियों की बात हुई, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए और लास्ट में हमने जाना कि जैसे कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कहा जाता है कि राज्य रूपी जहाज का निर्देशन चक्र है, वैसे ही पीएम उसका चालक है। ऐसे ही कुछ बातें भारत के प्रधानमंत्री के बारे में की जाती है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री क्या है, बहुत ही पावरफुल व्यक्ति है। थैंक यू।